नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है। तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अंतरिक्ष में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा बनाकर इसरो ने रचा एक और इतिहास। आप लोग देख रहे हैं कि हमारी अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नए नए कीर्तिमान रच रहा है। और अगर इसरो की बात करें तो आप देखेंगे 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आपने देखा है कि चंद्रयान 3, आदित्य L1 ब्लैक होल के लिए अध्ययन के लिए एक्सपो सेट अभियान के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो ने अंतरिक्ष में फ्यूल सेल आधारित नई सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। और शुक्रवार को इसरो ने बताया कि उसे PSLV और आवंटित आर ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 यानी कि POEM 3 पर 100 वाट श्रेणी का आप देखेंगे पॉलीमर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित ऊर्जा प्रणाली के परीक्षण में सफलता मिली है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से अंतरिक्ष अभियानों के लिए जरूरी ऊर्जा का उत्पादन अभी प्रयोग हो रही है तकनीक से अधिक कारगर है। नई प्रणाली नहीं होगा कोई हानिकारक उत्सर्जन इलेक्ट्रोकेमिकल के सिद्धांत पर आधारित है। इसरो ने कहा है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल सीधे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन और शुद्ध जल तथा ऊष्मा की मदद से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह बैटरी की तरह इलेक्ट्रोकेमिकल के सिद्धांतों पर आधारित एक विद्युत उत्पन्न करने वाला जनरेटर है, जबकि पारंपरिक जनरेटर में कंबसन ईंधन का जलना से बिजली बनती है और बिना किसी मध्यवर्ती चरण के सीधे फ्यूल से ऊर्जा बनाने के कारण यह तकनीक काफी क्षमतावान है। इसी पूरी प्रक्रिया में अवशेष के रूप में केवल जल निकलने से यह पूरी तरह से उत्सर्जन मुक्त भी है। बहुआयामी क्षमता से बेहद कारगर इसरो के अनुसार अंतरिक्ष अभियानों को पूर्ण दक्षता के साथ शक्ति प्रदान करने और इस प्रक्रिया में केवल जल के उत्सर्जन वाली पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल तकनीक अंतरिक्ष में प्रस्तावित मानव बस्तियों में ऊर्जा उत्पादन का भविष्य मानी जा रही है और अंतरिक्ष अभियानों में इसकी बहुआयामी क्षमता बेहद कारगर साबित हो सकती है। सस्ता और आसानी से उपलब्ध हार्डवेयर प्रेटर के अनुसार एनोड के तौर पर ग्रेफाइट का प्रयोग करने वाले लिथियम आयन सेल की तुलना में नई तकनीक के फ्यूल सेल सिलिकॉन ग्रेफाइट को एनोड के तौर पर प्रयोग करते हैं और इससे सेल का ऊर्जा घनत्व बेहतर हो जाता है। और पदार्थ में बदलाव के साथ यह तकनीक आसानी से उपलब्ध हार्डवेयर और ऐसी डिजाइन का प्रयोग करती है जिनकी लागत कम है। और सिलिकॉन वाले सेल का ऊर्जा घनत्व 190 वाट आवर प्रति किलोग्राम होता है, जबकि लिथियम आयन सेल में यह 157 वाट पावर प्रति किलोग्राम होता है। और ठीक तरह से काम कर रहा है एक्सपोसेट। ये भी आप देखिए इसरो के अध्यक्ष कह रहे हैं सोमनाथ साहब। और देखिए अंतरिक्ष की बात करें तो आप देखेंगे वह विस्तार है जो पृथ्वी से परे और आकाशीय पिंडों के बीच मौजूद है ना, उसी को आप लोग अंतरिक्ष कहते हैं। बंगाल में तृणमूल नेता के घर पर छापा मारने गए ईडी टीम पर हमला हुआ है। आप देखेंगे ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूं मैं। और आजकल ये भी काफ़ी चर्चा में बनी रहती है। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ईडी की तो 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। वेस्ट बंगाल आप चलिए एक बार देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा, कोलकाता इसकी राजधानी है, इसकी सीमा उड़ीसा। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका झारखंड हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम और असम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों से लगती है इसकी सीमा। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। CB आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या पश्चिम बंगाल। मार्कोस कमांडो के पहुंचते ही जहाज छोड़ भागे अपहर्ता। सूचना मिलते ही सक्रिय हुई नौसेना INS चेन्नई भेजा था और मुक्त हुए लाइबेरिया के जहाज के चालक दल में है 15 भारतीय। गुरुवार को अरब सागर से अपहृत हुआ था मालवाहक जहाज। ये आजकल आप देख रहे हैं कि अरब सागर में भी काफ़ी
जब्त हो रहे, अपहरण किए जा रहे हैं ना, उसी की बात हो रही है। ये अरब सागर है, आप देखेंगे। अयोध्या एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मिला दर्जा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रस्ताव को दी मंजूरी है। और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है। शरद पवार के पोते की कंपनी पर आप देखते हैं कि ईडी का छापा गला है, रोहित पवार। और आप देखते हैं कि इनके यहाँ ये शरद पवार के साथ हैं, और अजीत पवार आप देख रहे हैं, अजीत पवार बीजेपी के साथ मिल गए तो उनके सब माफ हो गए। ईडी पर इसीलिए आप देखते हैं कि आलोचना होती रहती है। सैन्य अधिकारी व कश्मीरी हिंदू की हत्या में शामिल आतंकी ढेर हुआ है। एक जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। अब डाकघरों से भी बदले जा सकेंगे 2000 के नोट, आरबीआई ने कहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और जिसे आप लोग बैंकों का बैंक भी कहते हैं, हमारी केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दिल्ली के अस्पतालों में घटिया दवाओं की आपूर्ति की होगी सीबीआई जांच। और उपराज्यपाल की सिफारिश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिया आदेश, गुणवत्ता मानकों का परीक्षण पास करने में विफल रही हैं दवाएं। और ये दिल्ली में आप सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है। दिल्ली इसकी राजधानी, विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और इनके बुरे दिन चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। इनके कई नेता आप देखते हैं कि जेल में भी डले हुए हैं शराब नीति को लेकर। अब नया आप देखते हैं क्लिनिक, जो अस्पतालों की बात हुई ना, उस पर भी मंडरा रहा है खतरा। सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहेगा भारत। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसने भारतीय आर्थिकी को सराहा। वर्ष 2024 में 6.2% विकास दर का अनुमान लगाया। भारत की आर्थिकी से एशिया और दुनिया की समग्र विकास दर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने कहा है। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं, इस तरह के जो संगठन हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चीन की आर्थिक स्थिति के बिगड़ने की आशंका में निवेशक भारत की तरफ हो रहे हैं आकर्षित। $49 अरब का एफडीआई आया है वर्ष 2022 में। भारत में ज्यादा रुचि ले रहे हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और बेरोजगारी के मुद्दे पर दूसरे देशों से बेहतर प्रदर्शन आप देख रहे हैं, भारत की बात हो रही है। और चीन की प्रगति को लेकर यूएन को भरोसा नहीं है, इसलिए भी बातें हो रही हैं। अब आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। योजनाओं के प्रचार में अधिकारियों की तैनाती गलत है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए रक्षा व नागरिक अधिकारियों के इस्तेमाल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई राजनीतिक प्रतीक चिन्ह नहीं है या किसी राजनीतिक दल का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया तो इसमें किसी का कोई शिकायत नहीं हो सकती है। ये भी आप देखिए, दिल्ली से बदले गए राज्यसभा उम्मीदवार, सुशील गुप्ता की जगह स्वाति मालीवाल करेंगे नामांकन। अब आप देखते हैं कि उसकी राज्यसभा की सीटें खाली हो गई ना, उसके लिए बात हो रही है। और राज्यसभा की बात करें, अगर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। इनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है, कुछ सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति भी मनोनीत करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं की बात हो रही है। दिल्ली महिला आयोग ने 8 वर्ष में दर्ज की 1,70,423 शिकायतें। ये दिल्ली महिला आयोग ने पेश की रिपोर्ट। केस दर्ज होने में 700% से अधिक वृद्धि। दुष्कर्म क्राइसिस सेल के माध्यम से आप देखिए 1,97,479 सुनवाई में पीड़िताओं की सहायता की। मालीवाल ने बताया 1.5 लाख से अधिक मामलों में पर डीसीडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। और आप देखिए कितना, आप देखते हैं कि सोचिए इतनी बुरी स्थिति हमारे देश में महिलाओं की। 60,751 यौन उत्पीड़न पीड़िताओं की काउंसलिंग की गई। 8,215 पीड़िताओं को मुआवजा के लिए आवेदन दर्ज कराने में सहायता की। 3,151 मामले साइबर अपराध से संबंधित दर्ज हुए हैं। 2,500 पीड़िताओं को तस्वीर और यौन शोषण से बचाया। 29,800 यौन हिंसा की पीड़िताओं की प्राथमिकी दर्ज करने में सहायता की। 41 लाख कॉल आयोग को हेल्पलाइन नंबर 181 पर प्राप्त हुए। और आयोग के कुछ प्रयास भी रहे। दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की। हड़ताल के 10वें दिन भारत सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए 3 माह के भीतर अतिरिक्त फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने और पुलिस संसाधन बढ़ाने का वादा किया। महिलाओं और लड़कियों के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने और स्थानीय समुदायों के भीतर आयोग की पहुंच बढ़ाने के लिए फरवरी 2019 में 13 दिवसीय पैदल
महिला सुरक्षा यात्रा शुरू की। दुष्कर्म के खिलाफ जनता को एकजुट करने के लिए दुष्कर्म रोको आंदोलन शुरू किया गया। बच्चों के दुष्कर्म के बढ़ते मुद्दे पर काम करने और सरकार से ढांचागत बदलाव की वकालत करने के लिए आयोग ने नवंबर 2017 और फरवरी 2018 में सत्याग्रह शुरू किया था। पीएम की यात्रा से ने लक्षद्वीप के पर्यटन की ओर विश्व का ध्यान खींचा। नॉर्मल सी बात है, वो पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। नए कानूनों को लागू करने को ट्रेनिंग तकनीक जरूरी है, ये आप देखिए होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। ये आप देखते हैं जो नए कानून आए ना, औपनिवेशिक कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसी को अमल में लाने के लिए बात हो रही है। आरबीआई ने राजनीतिक व्यक्तियों के लिए केवाईसी की परिभाषा बदली। आरबीआई ने मानदंडों के तहत राजनीतिक रूप से समृद्ध व्यक्ति की परिभाषा को बदला है। इससे उन्हें कर्ज लेने समेत बैंक से जुड़े विभिन्न लेन देन करने में सहूलियत होगी। इसलिए आरबीआई ने अपने ग्राहक को जानो केवाईसी नियमों में कुछ बदलाव किया है। कॉलेजियम ने की 4 हाईकोर्ट के लिए 5 जजों के नाम की सिफारिश। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने केंद्र को भेजे नाम। J&K हाईकोर्ट के स्थायी जज के लिए जस्टिस राहुल व जस्टिस मोक्ष का नाम है। न्यायिक अधिकारी अरविंद का नाम छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज के लिए। एक बात आपको बता दूं, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, तो कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होती है, उसी की बात हो रही है इसमें। ठीक है। ईवीएम से छेड़छाड़ असंभव है, चुनाव आयोग कह रहा है। आप सभी जानते हैं कि जब भी चुनाव होता है, जो पार्टियां हारती हैं वो ईवीएम पर ठेकड़ा फोड़ने लगती है, तो उसी को लेकर बात होती रहती है। चुनाव सफाई देता रहता है। चुनाव कहता है कि आइए भैया, इसमें आप गड़बड़ी करके दिखाइए, लेकिन कोई जाता भी नहीं है। और देखिए, हर पार्टी विरोध करती है। जब बीजेपी विरोध हारती थी ना चुनाव, तब ये भी करती थी, ऐसी नई बात नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, यही करता है ये। ठीक है। साइबर ठगी का धन रोकने में मिल रही सफलता, लेकिन वापसी बनी समस्या। आजकल आप देख रहे हैं कि काफी साइबर ठग भी सक्रिय हैं, तो बच के रहा करिए, मैं तो इतना ही कहूंगा। पीएम मोदी संघ परीक्षा पर चर्चा के लिए 1 करोड़ से अधिक पंजीयन हुए हैं। 29 जनवरी को भारत मंडपम में होगा आयोजन। चलिए देखते हैं क्या होता है। पृथ्वी पहल को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। 2021 से 2026 की अवधि में इस पर 4,797 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस पहल में शामिल है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित 5 उपयोजनाएं। इसमें अच्छी बात है। फ्रेंड्स ऑफ आरकोट के खिलाफ और पीवी पर्स पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। तमिलनाडु में आरकोट के राजकुमार को मिल रहा है पीवी पर्स, और आप देखते हैं कि याचिकाओं में कहा गया कि इस मामले में महत्वपूर्ण कानून का मुद्दा शामिल है। खिताब और पीवी पर्स, राजाओं को दी जाने वाली पेंशन की बात हो रही है। ठीक है। ये आप देखेंगे, अब राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। आरोप प्रत्यारोप आप सभी देखते हैं कि चलता रहता है। एक दूसरे से गठबंधनी की बातें भी चल रही। 2024 में लोकसभा का चुनाव है ना, तो उसी को बात हो रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया। अब देख रहे हैं कि 22 को प्राण प्रतिष्ठा होना है, 22 जनवरी को, तो उसी पर सब बातें हो रही हैं। महिलाओं के लिए संबल बनेगा हिमाचल का लाइफ सेविंग बैंक। हिमाचल प्रदेश का जनजातीय जिला लाहौल स्पीति अपने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। यह स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा बहुत सुदृढ़ नहीं है, और सर्दी में हिमपात के बाद यहाँ के लोग, विशेषकर महिलाओं का जीवन हर पल चुनौतियों भरा रहता है। और गर्भवती महिलाओं को उपचार या प्रसव कराने के लिए कुल्लू, शिमला या फिर मंडी जाना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए यात्रा की यह पीड़ा प्रसव पीड़ा से कहीं अधिक होती है। इन महिलाओं की पीड़ा को स्पीति उपमंडल के प्रशासन ने समझा। प्रशासन नए वर्ष से लाइफ सेविंग बैंक खोलने जा रहा है, और जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में प्रशासन की यह बड़ी पहल है। लाइफ सेविंग बैंक एक सखी के रूप में महिलाओं की मदद करेगा। गरीब महिलाओं को आर्थिक मदद के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। बैंक की शुरुआत 26 जनवरी से होगी। सामूहिक प्रयास से व्यवसाय फैलाएंगी ग्रामीण महिलाएं। अच्छी बात है। नीतियों के केंद्र में महिलाएं। संसद ने कुछ माह पहले महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी मुहर लगा दी। अब कानून बन चुका है। इसके तहत लोकसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। नीति निर्माण और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में
यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में जमीनी स्तर पर महिलाओं की भूमिका में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला सशक्तिकरण पर G20 कार्य समूह गठित करने और इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन के एकीकरण की पहल की है। उम्मीद है कि 2024 में इन कदमों का सकारात्मक प्रभाव रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिलों का रैंकिंग। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत जिलों की रैंकिंग करने की तैयारी कर रहा है। इस पहल के तहत आप देखिए शानदार प्रदर्शन करने वाले जिलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और इस कदम का लक्ष्य ज़्यादा समावेशी और बेहतर माहौल देकर लैंगिक समानता और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। और मानव तस्करी पर अंकुश के लिए वित्तीय सहायता। नाबालिग लड़कियों और युवा महिलाओं की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी। पीड़ितों की मदद और मानव तस्करी की रोकथाम के लिए सुरक्षा और पुनर्वास घर स्थापित किए जाएंगे। पोषण ट्रैकर। बच्चों और महिलाओं के पोषण के बारे में आंकड़े जुटाने के लिए पोषण ट्रैकर एक महत्वपूर्ण टूल बनकर उभरा है और 7.44 करोड़ बच्चों के पोषण को किया गया ट्रैक। 37% बच्चे हैं अविकसित, 27% बच्चों का वजन कम है, 5% बच्चों का वजन ज़्यादा है। लखपति दीदी। 75 लाख ग्रामीण महिलाओं को वित्त वर्ष 2023-24 तक सालाना 1 लाख रुपए कमाई करने वाली सक्षम बनाने के लिए काम कर रही है केंद्र सरकार। 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया अगले 3 वर्षों में मोदी सरकार ने। स्वयं सहायता समूह। 10 करोड़ महिलाएं काम कर रही हैं और 88.7 लाख स्वयं सहायता समूहों के साथ देश भर में और 6.96 लाख करोड़ रुपए बैंक लोन लिया है स्वयं सहायता समूह ने 2023-13-14 की बात से काम करने के लिए। मुद्रा लोन में महिलाओं की हिस्सेदारी 69% है और आप देखते हैं जो 50,000 से 10 लाख तक लोन ले सकते हैं। लैंगिक समानता के मोर्चे पर सुधार। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत ने लैंगिक अंतर के मोर्चे पर 64.3% तक सुधार किया है। इसके बावजूद लैंगिक समानता की पर रैंकिंग में 140 देशों में भारत का स्थान 127वां रहा। और आप देखेंगे लैंगिक समानता के लिए काम करेगा G20 महिला सशक्तिकरण कार्य समूह ने भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करने का फैसला किया। एक अध्ययन से पता चलता है कि गोवा, तमिलनाडु, केरल और सिक्किम में स्कीमों और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए सरकारी मदद पर सकारात्मक असर दिख रहा है। इन राज्यों में महिला सशक्तिकरण के संकेतक काफी बेहतर है। चलिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा में 10 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए हैं इसमें। चलिए, अच्छी बात है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिक के दिल में था छेद, मिला नया जीवन। श्रमिक पुष्कर को नहीं पता था कि दिल में जन्म के समय से छेद है। एम्स ऋषिकेश के CTVC विभाग ने की सफल ओपन हार्ट सर्जरी। अच्छी बात है। आज मंजिल पर पहुंचेगा आदित्य L1, जो भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 है ना, उसी की बात हो रही है। ये अपने मंजिल लैंग्वेज पॉइंट पर पहुंचेगा। ये आपका संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी भी मिलती है, तो इसे जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। आपराधिक कानूनों में सुधार की सही पहल। तो आप देखते हैं कि जो नए आपराधिक कानून आए हुए हैं ना, तो उसी की बात हो रही। कई वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद केंद्र सरकार ने 3 नए आपराधिक कानूनों को हरी झंडी दिखाई है। नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, जहां भारतीय दंड संहिता की जगह लेगी, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अपराधी प्रक्रिया संहिता तो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेगा। और आपराधिक कानूनों में व्यापक सुधारों पर केंद्रित इन कानूनों पर संसद ने मुहर लगा दी है और केंद्र के भागीरथ प्रयासों से आपराधिक कानूनों के भारतीकरण और मानवीकरण के साथ ही उन्हें समय के अनुरूप सुसंगत भी बनाया गया है। जो कानून अंग्रेजी राज के दौरान से ही अपने पुराने स्वरूप में कायम थे
और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि पुराने कानून औपनिवेशिक शासकों के अनुकूल होने के साथ ही कई मायनों में दासता के प्रतीक भी थे। पुराने कानून औपनिवेशिक शासकों की मदद की मंशा के साथ ही बनाए गए थे और देश की जनता उनके केंद्र में नहीं थी। नए कानून में दंड से अधिक न्याय की भावना पर जोर दिया गया है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण के अनुरूप भी है कि अंग्रेजी राज के सभी कानूनों की समीक्षा के साथ ही अनावश्यक कानूनों को तिलांजलि दी जाए। सवाल यह है कि तमाम अप्रासंगिक कानून अभी भी क्यों बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसे कल्पना शक्ति के अभाव का परिणाम बताते हैं, जिसकी वजह से देश आज़ादी के कई दशकों बाद तक इतना बड़ा पिछड़ा रहा है और देश की कमान संभालने वालों की आक्रामकता भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार रही है। एक बात आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने जो भी कानून बनाए थे वो अपने हिसाब से उन्होंने बनाए थे और हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। यह सही है कि स्वतंत्रता के बाद इन कानूनों में कुछ परिवर्तन किए गए, लेकिन इनके संपूर्ण एवं समय अनुकूल कायाकल्प का काम अधूरा ही रहा। मिसाल के तौर पर जब दिल्ली के भयावह निर्भया सामूहिक दुष्कर्म कांड के एक आरोपित की उम्र 5 फंसा, तब जाकर आपराधिक कृत्यों के मामले में किशोरों की उम्र के पैमाने को घटाकर 18 से 16 वर्ष किया गया। इसी तरह इससे पहले पिछली सदी के 7वें और 8वें दशक में जब उत्तर भारत में दहेज के मामलों की तमाम घटनाएं सामने आने लगी, तब जाकर दहेज हत्या से जुड़े विशेष प्रावधान हो उसमें कड़ी सजा आपराधिक कानूनों में जोड़ी गई और इसमें किसी महिला की शादी के 7 वर्ष के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में अपनी किसी प्रकार की संलिप्तता न होने की सबूत देने का दारोमदार महिला के ससुराल पक्ष पर डाला गया। ऐसे परिवर्तनों के बावजूद किसी भी सरकार ने आपराधिक कानूनों और आपराधिक न्याय प्रणाली के भारतीय दृष्टिकोण से कायाकल्प करने और उन पर अंग्रेजी ठप्पे को छुड़ाने के बारे में गंभीरता से विचार नहीं किया। कानूनों को सम्यक बनाना भी नए आपराधिक कानूनों का एक उल्लेखनीय पहलू है। नए कानूनों में तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान पुलिस के लिए उसकी रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य किया गया। नया कानून वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही के साथ ही मोबाइल फोन, कंप्यूटर या पेन ड्राइव में रिकॉर्ड बनाए बयान को साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है। इसलिए तकनीकी प्रगति के कानूनों के साथ उचित कदम ताल हुए और साक्ष्य जुटाने में फॉरेंसिक साइंस के उपयोग को प्रोत्साहन व सराहनीय कदम है। आधुनिकीकरण के अतिरिक्त मानवीकरण भी एक नए कानून के मूल में है, क्योंकि तलाशी और आपराधिक जब्ती अभियान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग और गवाही की रिकॉर्डिंग आरोपितों के पक्ष को बेहतर रूप से रखेगी। वहीं इससे सुनवाई की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। ये सभी उपाय आरोपितों के मानवाधिकारों से जुड़े हैं। सीआरपीसी की जगह लेने वाले नए कानून में तेज अधीक्षकों को भी यह भी अधिकार दिया गया कि वे उन विचाराधीन कैदियों की रिहाई पर विचार कर सकते हैं जो कैदी अपने मामलों में अधिकतम दी जाने वाली सजा की 1/3 समय जेल में पहले ही काट चुके हैं। इसमें तमाम कैदियों को बड़ी राहत मिलने के साथ ही क्षमता से अधिक कैदियों से भरी भारतीय जेलों पर बोझ भी घटेगा। अपराधिक यौन संबंधों को भी नए कानूनों में अपराध के दायरे में से बाहर किया गया है। नए कानूनों के संदर्भ में राजद्रोह की चर्चा भी आवश्यक है। जहां सरकार ने राजद्रोह को आपराधिक कृत्यों से बाहर करने की मांग पर ध्यान दिया है, वहीं उसने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाली गतिविधियों के मामले में आग भी नहीं मूंदी है। दूसरे शब्दों में कहें तो राजद्रोह, जिन्हें सरकार विरोधी गतिविधियों के रूप में देखा जाता है, अब अपराध नहीं रह गया, लेकिन राष्ट्रद्रोह यानी कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों अवश्य कहीं कड़ी सजा की हकदार है। आईपीसी में राजद्रोह से जुड़ी धारा 124 में भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा, अवमानना या असंतोष उत्पन्न करने या भड़काने के प्रयासों में शब्दों, संकेतों या किसी अन्य प्रकार का उपाय करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। यही राजद्रोह कानून के मूल था। अब उसकी जगह धारा 150 ने ले ली, जिसके अनुसार यदि कोई अलगाववाद या सशक्त विद्रोह अथवा विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने का प्रयास करता है या अलगाववादी भावनाओं को प्रोत्साहित करता है अथवा भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालता है, तो उसे आजीवन कारावास या 7 वर्षों की सजा दी जाएगी। और जहां देश की एकता और अखंडता के लिए धारा 150 अनिवार्य है, वहीं राजद्रोह की विदाई सुनिश्चित करती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित नहीं होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और सत्ता के विरोध के बीच एक महीन रेखा खींचने का काम किया है। धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से जुड़ी जो धारा 420 भारतीयों के बीच कुछ मनोविनोद का विषय भी रही है, अब धारा 99 हो गई है। इसी प्रकार हिंदी फिल्मों से लेकर अपराध कथाओं ने हत्या के मामले में जिस धारा 302 से आम आदमी को परिचित कराया, वह अब धारा 316 हो जाएगी। लेखक, लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ, वरिष्ठ स्तंभकार है, इनका नाम है ए सूर्यप्रकाश। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। पूजा स्थल अधिनियम की संवैधानिकता। कहते हैं कि ईश्वर की अदालत में ही वास्तविक न्याय होता है, पर आजकल तो ईश्वर ही कटघरे में खड़े दिखते हैं। अयोध्या में
राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बीच काशी में विश्वनाथ धाम ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद भी चर्चा में है। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर शाही ईदगाह मस्जिद का मामला भी, काशी में विश्वनाथ मंदिर ने ना जाने कितनी बार विध्वंस और नवनिर्माण के पल देखे हैं। 1699 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों से ही वहां मस्जिद बना दी थी। हिंदुओं ने ज्ञानवापी मस्जिद को अवैध निर्माण के रूप में देखा और इसी के चलते 15 अक्टूबर 1991 को वाराणसी की दीवानी अदालत में कुछ हिंदुओं ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ और मंदिर निर्माण के लिए एक वाद दायर किया और इस पर मंदिर मस्जिद पक्ष ने अर्जी डाली कि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम के चलते यह बात बहिष्कृत है। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों के रूपांतरण पर रोक का प्रावधान करता है। अयोध्या विवाद पर फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के बारे में कहा था कि यह संविधान के पंथनिरपेक्ष मूल्य को प्रकट करता है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28 और अन्य प्रावधानों में पंथनिरपेक्षता को स्पष्ट किया गया है। यह केवल राजनीति नहीं जिसने भारत को पंथनिरपेक्ष बनाया, सनातन धर्म से प्रेरित भारतीय जीवन शैली अपने उद्गम से ही सहिष्णुता, समरसता और सह अस्तित्व से ओतप्रोत रही है। भारत भूमि में ने न सिर्फ विभिन्न पंथों को जन्मा है बल्कि अन्य पंथों के अनुयायियों को अपनाया भी है। यह भी सच है कि मध्यकालीन भारत में मंदिरों, गुरुद्वारों, मठों, चैत्य गुफाओं को तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिदें बनाई गई। इन स्थानों के धार्मिक चरित्र के बारे में विवाद आज तक जारी है, परंतु नरसिम्हा राव सरकार ने तय किया है कि देश इतिहास के कैद से बाहर निकलकर भविष्य की ओर अग्रसर है। इसी सोच के तहत 1991 में पूजा स्थल कानून लागू हुआ। इस कानून के दायरे से जुड़ा ज्ञानवापी विवाद न्यायालयों के चक्कर काटता रहा। 13 अक्टूबर 1998 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत उक्त मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी, परंतु 2018 के एशियन रीसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी बनाम सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश के कारण लंबित मामलों पर चिंता जताते हुए आदेश दिया कि मुकदमों पर लगे स्टे 6 महीने के बाद खुद खारिज हो जाएंगे। किसी ने उस समय सोचा भी नहीं था कि इस आदेश का असर ज्ञानवापी मामले में भी दिखेगा। 2019 में मंदिर पक्ष ने वाराणसी की दीवानी अदालत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा विवादित परिसर के सर्वे की मांग की, तो जो आप देखिए 8 अप्रैल 2021 को स्थानीय अदालत ने स्वीकार कर ली। इस पर मस्जिद पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका लगाई। सर्वे संबंधी आदेश गैरकानूनी है। मस्जिद पक्ष ने अयोध्या फैसले का भी हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूजा स्थल कानून के तहत धार्मिक स्थानों के धार्मिक चरित्र के परिवर्तन के संबंध में किसी भी न्यायालय में लंबित कोई भी कानून कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और नई कानून कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर पक्ष के इस तरह को सही माना कि उक्त कानून में धार्मिक चरित्र परिभाषित नहीं है और ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक चरित्र अभी विवादित है। मस्जिद पक्ष ने 1927 में दीन मोहम्मद संबंधी फैसले की मदद लेनी चाहिए, जिसमें मस्जिद वक्फ की संपत्ति बताई गई थी। 2019 के पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम शाम सिंह हरी के मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि वक्फ बनने की सूचना जिन प्रभावित व्यक्तियों को नहीं थी वह उन पर लागू भी नहीं होगी। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अयोध्या विवाद को पूजा स्थल अधिनियम से छूट मिली थी, इसके लिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाध्यकारी मिसाल नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उक्त फैसला ऐसे समय आया जब पूजा स्थल अधिनियम के विरोध में कई जनहित याचिकाएं शीर्ष अदालत में लंबित हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह गैर संवैधानिक है क्योंकि मध्यकाल में कुछ संप्रदायों को धार्मिक स्थल तोड़कर वहां दूसरे धार्मिक स्थल बनाए गए। इस अधिनियम में 15 अगस्त 1947 को कट ऑफ डेट बनाने की वजह से इस तरह के विवादों को सुनवाई का मौका ही नहीं मिला। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर कोई आदेश नहीं दिया, पर यह उल्लेखनीय है कि उसने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के आदेश को रोका नहीं और उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के आदेश पर भी रोक नहीं लगाई। भारतीय न्यायपालिका के किसी कानून की रचनात्मक व्याख्या कोई नई बात नहीं है। उसकी व्याख्याओं ने उनके मौकों पर अन्याय को रोका और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की वैध संवैधानिक बरकरार रखते हुए मुस्लिम पतियों को अपनी पत्नियों को इद्दत के बाद भी गुजारे के लिए खर्च देने का आदेश दिया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें आप देखेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसमें आप देखेंगे फैसलों ने एक नया रास्ता खोल दिया जिसमें पूजा स्थल अधिनियम की संवैधानिकता भी रहे और हिंदू, जैन, बौद्ध संप्रदाय को न्याय भी मिल सके। तथापि न्यायालयों को इसके प्रति सचेत रहना होगा कि उसके फैसलों से कहीं विवादों का पिटारा ना खुल जाए। ये भी चिंता का कारण बना हुआ है। भारतीयों की भलाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ दिशा निर्देश देने चाहिए। कब कहाँ कहा जा सकता है कि किसी स्थल का धार्मिक चरित्र 15 अगस्त 1947 को विवादित था।
ये आप देखिए, लेखक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है।